पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। सबसे पहले अपने दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अब बिहार की बात है। देखिए, कल सीतामढ़ी में क्या हुआ। मां जानकी के प्रकट स्थल पर अमित शाह आए थे, नीतीश कुमार भी गए थे। आसन और कुर्सी, कौन बड़ा कौन छोटा, यह बिहार साफ तौर पर देख लिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बराबरी से बैठने को तैयार हैं, लेकिन अमित शाह से बड़ी कुर्सी। अमित शाह आसन पर बैठे थे जो पूजा में लगता है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी लगा ली। अब कुर्सी उनकी बड़ी थी, बैठने में उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया कि देखिए, नीतीश कुमार संकेतों में बिहार की राजनीति को डिजाइन कर देते हैं। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा, प्रशांत किशोर का भय तो सभी में समाया हुआ है। आज मैं सुबह गया था, कल रात को ही बात हुई थी, मुलाकात का समय तय कर लिया गया था, लेकिन वो बहुत देर रात, या यूं कहें कि सुबह में सोने गए थे। हमने वहां देखा कि लोग सुबह से मोटी मोटी फाइलें लेकर पहुंचे हैं और वहां कई लॉ एक्सपर्ट, कई ट्रांजैक्शन एक्सपर्ट, आर्थिक मामलों के लेन देन के जानकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां अलग अलग कमरों में फाइल देख रहे हैं। मुझे फिर से याद आए सुशील मोदी, और मुझे फिर से याद आया दिल्ली का चुनावी नतीजा, और मुझे याद आया 2005 का बिहार का चुनावी नतीजा। बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, यह 2015 में देख लिया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार की परतें जब खुलती हैं तो बिहार की जनता जवाब दे देती है। 2005 में कैसे लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल का अंत हुआ और किस तरीके से दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल की विदाई करा दी गई, यह भी हम लोगों ने देखा है। तो वह भी, और ऐसे ऐसे लोग हमने देखे, लोग मास्क पहनकर पहुंच रहे हैं और यहां वहां से जानकारियां पहुंचाई जा रही है। और वहां यह भी कह सकते हैं कि एक तरीके से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने काम करना शुरू कर दिया है। कब किसकी फाइल खुलेगी कोई नहीं जानता है, किसी को पता नहीं है, और प्रशांत किशोर किसी की पैरवी सुनने को तैयार भी नहीं है। तीसरी बात देखिए, जब भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार फ्री बीज बांट ही रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने आज रक्षाबंधन के मौके पर सभी बहनों से कहा, हम आपके भाई हैं, आपके बीच नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जो बांट रहे हैं, जो रकम तय कर रहे हैं, उससे अधिक की गारंटी तेजस्वी यादव देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस पर भी बिहार में प्रतियोगिता होनी है। और आखिरी बात कि देखिए, सब कुछ सही है, लेकिन सीटों का बंटवारा बिहार एनडीए में, महागठबंधन में अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। तो सीटों का बंटवारा, देखिए, जब बिहार की बात का कॉन्क्लेव पटना में आयोजित हुआ, हम और आप थे, और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बात हुई थी, दो टुक सवाल पूछा गया था, बड़ा भाई छोटा भाई, तो उन्होंने इशारों इशारों में कहा था बराबर बराबर के भाई हैं। तो खबरें यही आ रही हैं कि देखिए, बराबर बराबर तो नहीं, एक सीट ऊपर नीचे, 243 में 205 जेडीयू और बीजेपी के, बाकी 38 एलजेपीआर के, आरएलएम के और हम पार्टी के। लेकिन इस बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है, और दोनों बड़ी पार्टियों जेडीयू और बीजेपी में इस बात की सहमति बन गई है कि यदि जीत 175 से अधिक सीटों पर हासिल करनी है तो मुकेश सहनी आवश्यक है। पर मुकेश सहनी आएंगे तो सीटें कहां से दी जाएगी? तो खबर यह है, दिल्ली की खबर यह है, मैं भी 4-5 दिनों तक दिल्ली में था, कि मुकेश सहनी यदि आने को तैयार हो जाते हैं तो बाकी चीजें उन्हें जो मिलनी है वह मिलेगी, लेकिन सीटों की संख्या जो भी तय होगी वह 38 में नहीं कम होगी। 38 में एलजेपीआर, हम, आरएलएम ही होंगे, लेकिन मुकेश सहनी को दी जाने वाली सीटें, यदि मुकेश सहनी राजी हो जाते हैं तो संख्या जो भी होगी, आधी सीटें नीतीश कुमार जेडीयू के खाते से कम करेंगे और आधी सीटें बीजेपी कम करेगी। तो यह राजनीति है।
और हमने और आपने यह भी देखा कि कल जब अमित शाह थे तो जीतन राम मांझी वहां नहीं गए थे, और आज जीतन राम मांझी के घर पर पहुंच गए सम्राट चौधरी। तो बिहार में एनडीए की राजनीति में भी घिचपिच बहुत है। चिराग पासवान की अमित शाह से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी दिल्ली में, वे खामोश हुए हैं, लेकिन अरुण भारती, उनके जो बहनोई हैं, सांसद है जमुई के, वह तो लगातार देखा ही आपने कि चेतन आनंद वाले मसले में उन्होंने कैसे आरजेडी विधायक, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आरजेडी विधायक है, किस तरीके से उन्होंने घेरने की कोशिश की। तो इस पूरे प्रकरण पर आज रक्षाबंधन के दिन हम लोग राजनीतिक समीक्षा कर लें। कई पहलू और कई विषय हमने बताए हैं अजय जी। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग शुरुआत पहले, बाकी बीच की चीजों पर हम लोग बाद में आएंगे। जी, पहले शुरुआत सबसे पहली बात से करते हैं और फिर सीट बंटवारे पर उसके बाद हम लोग आएंगे, क्योंकि वो चीजें दोनों जुड़ रही हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज जो थी, जो पहली घटना थी और या पहली बड़ी चीज है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पुनौरा धाम में माता जानकी के प्राकट्य स्थल पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का मामला है। वो ऐतिहासिक काम हो रहा है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वैसे यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम्म, प्रतीकों में बहुत सारी चीजें दिखी और उसके बाद जो मीम्स बने, जो आजकल तो हर चीज पर मीम्स बनने लग रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल। ये बात थी जो आप कह रहे हैं। हर व्यक्ति ये लिख रहा है कि वहां भी नीतीश कुमार ने कुर्सी नहीं छोड़ी, मतलब कुर्सी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कुर्सी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी तरह जो उनके बारे में कहते हैं, हर बार कहा जाता है कि चाहे आरजेडी के साथ रहे, चाहे बीजेपी के साथ रहे, उनके पास कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी, बिल्कुल। कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहां भी कुर्सी प्रतीकात्मक रूप से वो कुर्सी पर बैठे। हालांकि उसका कारण दूसरा था, एक वो इशारों में एक संकेत देना चाह रहे होंगे जैसा आपने कहा, लेकिन एक कारण ये भी था कि उनको नीचे बैठने में तकलीफ हो रही थी वो वहां, और इसको मुद्दा बना दिया आरजेडी ने। आरजेडी के लोगों ने वो वीडियो किया और देखे, बता रहे हैं लोग कि देखिए कितने कंफ्यूज है नीतीश कुमार की, बैठे हैं या न बैठे हैं, वो नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये वो भी इशू बना, लेकिन वो एक प्रतीक था। और आरजेडी ने एक और बात कही, पता नहीं उस बात को लोग आगे बढ़ाते हैं चूंकि या नहीं, क्योंकि बिहार में कोई बिहारी अस्मिता को लेकर के वैसी राजनीति नहीं होती है जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्ला अस्मिता को लेकर के ममता बनर्जी करती हैं, या झारखंड में आदिवासी अस्मिता को लेकर के हेमंत सोरेन करते हैं, या दूसरे राज्यों में होता उस तरह से अस्मिता की राजनीति नहीं होती है। नहीं तो आरजेडी का मतलब, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल अकाउंट से एक एक्स पर पोस्ट हुआ है कि पैसा बिहार सरकार दे रही है, बिहार जैसे गरीब राज्य की जनता का पैसा लग रहा है, और गुजरात का एक आदमी बैठ करके उस मंदिर का भूमि पूजन का शिलान्यास कर रहा है। तो ये एक बात है जो इसको बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है। इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है ज्ञानेश्वर जी कि भाई एक मंदिर उत्तर प्रदेश में बना, तो उसका राम मंदिर बना, तो उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया, और दूसरा बन रहा है माता जानकी का, तो उसके अमित शाह कर रहे हैं। इसमें एक तथ्य ये भी है कि राम मंदिर के उद्घाटन में किसी जगह पर अमित शाह को मौका नहीं मिल सका था। जब शिलान्यास होना था उस समय कोरोना से संक्रमित हो गए थे वो, और वो नहीं जा सके थे। और उद्घाटन में भी नरेंद्र मोदी थे, मोहन भागवत थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी और योगी आदित्यनाथ थे। तो अब उसकी कमी, उसकी भरपाई बिहार में कर रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता उनसे ये काम करा रहे हैं। तो इस अस्मिता का मुद्दा अगर बनता कि भाई बिहार में अगर माता जानकी के मंदिर का हो रहा है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने किया, अगर सरकारी बिहार सरकार के पैसे से हो रहा है तो। आज राष्ट्रीय जनता दल का यह भी कहना था कि भारत सरकार एक पैसा नहीं दे रही है उसमें, तो या तो फिर ये भी मांगा जाता था कि भारत सरकार पैसे दे, उसमें 1000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे, वहां पर्यटन का जो विकास होना है उसी नाम पर कुछ पैसे आए। तो वो सब चीजें नहीं, वो मुद्दा नहीं बना, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से उसका महत्व है। जो लोग बैठे हैं, एक तीसरी बात जो उस तस्वीर से निकल के आई है ज्ञानेश्वर जी, आपने भी मार्क किया होगा कि अमित शाह बैठे हैं, जिन्होंने कल ही अपने भाषण में कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं, और पाई पाई का हिसाब हमको है। और उनके बगल में नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हैं, और आप पीछे की पंक्ति में ललन सिंह है, पीछे की पंक्ति में संजय झा है, उससे भी पीछे गिरिराज सिंह है, विजय सिन्हा है। मतलब जो तमाम बीजेपी का अगड़ा नेतृत्व है, जेडीयू का अगड़ा नेतृत्व है, वो सब पीछे है, और जो बहुजन चेहरा है जिसकी राजनीति आजकल हो रही है, वो लोग आगे हैं। तो ये सब इस सब का भी एक प्रतीकात्मक महत्व है। तो कल की तस्वीर से कई सांकेतिक चीजें निकलती हैं, जिसमें एक संकेत नीतीश कुमार का है कि कुर्सी पर ही बैठेंगे, दूसरा संकेत ये है कि उनके अमित शाह के उद्घाटन करने के भूमि पूजन का जो माहौल बना, तीसरा बहुजन चेहरों को आगे करने का। तो उसका अब उस राजनीतिक इस्तेमाल कितना होता है, ये एक देखने वाली बात होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिहार में एक और बात चल रही है, बिहार में एक और बात चल रही है अजीत जी की, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब कभी गुजरात जाते हैं तो वह कोई बड़ी सौगात लेकर के जाते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री लेके जाते हैं, कोई बड़ा प्लान लेकर जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों बिहार आते हैं तो मठ मंदिर हो जाए या फिर वह जो नालों की सफाई और जो बाकी चीजें हैं उन्हीं की बातें हो रही हैं।
और बिहार के लोगों ने कहना शुरू किया है कि भाई मुझे गुजरात के लिए ट्रेन भले मत दो, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री लगा दो ताकि हम रोजी रोटी यहीं कमा सकें। बिल्कुल। और ये इस बात को, ये चर्चा जो आप कर रहे हैं इसलिए शुरू हुई क्योंकि प्रधानमंत्री, माफ करिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस मंदिर के निर्माण से बिहार की किस्मत बदलने की शुरुआत हो सकती है, मतलब किस्मत बदल के सशक्तिकरण की शुरुआत हो सकती है बिहार की। तो इस पर कई लोगों ने लिखा कि भाई गुजरात में सशक्तिकरण होता है जब आप सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाते हैं, गुजरात की किस्मत बदलती है जब आप एयरबस के साथ, टाटा के साथ मिलकर के हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, और बिहार की किस्मत पलटेगी जब मंदिर बनेगा। तो ये सवाल तो उठ ही रहे हैं कि भाई, और ये बात प्रशांत किशोर ने भी कई बार कही है कि आप गुजरात जाते हैं तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिहार आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। तो ये सवाल रहेगा, ये पूरे चुनाव में ये इशू रहेगा, ये मामूली बात नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि कल का घटनाक्रम एक बड़ा घटनाक्रम था जिसकी चर्चा चुनाव तक होती रहेगी, अलग अलग पहलुओं से, उस तस्वीरों की भी, उस मैसेज की भी, सबकी चर्चा होती रहेगी। अब यहीं पर आइए, कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार, तो इसका मतलब कि 25 से 30 के लिए उनको कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। भले ही बीजेपी वाले ऐलान ना कर रहे हो। हाँ, कोई ऐलान नहीं कर रहा हो, ठीक बात है कि भले वो नहीं कर रहे हैं, भले दूसरे लोग भी चुप हो जाए, कोई मुख्यमंत्री जेडीयू को छोड़ करके। अब तो एक बार बीच में बोले थे चिराग पासवान, लेकिन अब तो वो भी नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, अब वो भी चुप हो गए। तो अब तो उनको शर्म आ रही है इस सरकार को समर्थन देने में। तो अब कोई नहीं कह रहा है, नहीं उनको मुख्यमंत्री कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ जेडीयू वाले कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो उसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे, और ये तब होगा ज्ञानेश्वर जी जब वो एक प्रतीकात्मक रूप से ही, सांकेतिक रूप से ही बड़े भाई की भूमिका में हो, चाहे एक सीट से हो, आपने कहा कि चाहे एक सीट का हो, लेकिन वो बड़ा भाई वो रहे। तो ये बात, इस फॉर्मूले पर हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, हम लोगों को अलग अलग जगह से फीडबैक है, और इस बार जब आप दिल्ली में थे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक उस समय मिला, आपको भी मिला, हम लोगों की भी बातचीत में ये लगा कि 205 सीटें जेडीयू और बीजेपी में बटेंगी, और उसमें 103 जेडीयू और 102 बीजेपी। बिल्कुल, मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से लोकसभा चुनाव में था कि 17 सीटें बीजेपी और 16 सीट नीतीश कुमार जेडीयू, उस तरह से 103 सीट जेडीयू और 102 सीट बीजेपी, और बाकी जो 38 सीटें हैं, उस 38 सीट में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 3 पार्टियां उन 38 सीटों में एडजस्ट की जाएंगी। 205 सीटें जेडीयू और बीजेपी के बीच बटेंगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा ज्ञानेश्वर जी, और कोई झगड़ा खींचतान भी नहीं होगी। असली सवाल है कि उस 38 सीटों का बंटवारा 3 पार्टियों में कैसे होगा, ये असली सवाल है। ये तो अपना बांट लेंगे, और चिराग पासवान 20 से 25 में कितने पर मानेंगे? 30 पर अड़े हुए हैं, 30 पर अड़े हुए हैं। अब वही 30 पर अड़े हुए हैं, और वो 30 का उनका अपना फॉर्मूला है कि भाई हमको 5 लोकसभा दी आपने। वो कह रहे हैं, दिल्ली में कई बार ये बात वो कह चुके हैं, लोगों से, उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि भाई पहले 7 सीटें थी लोकसभा की, कम होकर 6 हुई, फिर 5 कर दी, तो अब 5 के हिसाब से तो हमारी 30 सीटें बनती ही है ना, हर एक लोकसभा सीट की 5 सीट के हिसाब से हमारी 30 बनती है, तो 30 चाहिए। लेकिन फिर 30 दे देंगे उनको, तो 8 सीटों में थोड़े आप उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को संतुष्ट कर सकते? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जीतन राम मांझी को पिछली बार 7 सीटें मिली थी, तब वो बार बार कह रहे हैं इस बात को कि हमसे वादा किया गया था कि आपको 3 लोकसभा सीट देंगे। मान लीजिए कि 2 का ही वादा किया हो, तो 2 का वादा भी किया हो तो 12 सीट का क्लेम वो भी कर देंगे ना, कि हमको 2 सीट का वादा किया गया तो 12 का क्लेम हो गया हमारा। और 100% रिजल्ट चिराग पासवान का है तो 100% उनका भी है। वो भी 1 सीट पर लड़े तो 1 सीट जीत गए, 1 ही सीट तो दी थी लड़ने के लिए, तो 1 सीट जीत गए। फिर बाई इलेक्शन भी लड़े तो बाई इलेक्शन भी जीत गए, उनकी बहू लड़ी, बाई इलेक्शन में चुनाव जीत गई। तो वो कहेंगे अपनी दावेदारी, वो दो अंकों में अपनी दावेदारी इस बार चाहते हैं। डबल डिजिट की दावेदारी उनकी, डबल डिजिट की दावेदारी उनकी भी है, और डबल डिजिट की दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की भी है, और बगैर इसके मानने वाले नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं हम डूबेंगे तो सभी डूबेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल हम डूबेंगे। और बिहार में कुशवाहा वोट बैंक की राजनीति क्या चल रही है यह भी सभी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जटिल राजनीति, सबसे बड़ी पहेली जो एनडीए के लिए है वो कुशवाहा राजनीति है। और खासतौर से वो इलाका जिसके बारे में हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, जो शाहबाद का इलाका है, ओल्ड गया डिस्ट्रिक्ट का, मतलब मगध, पुराना गया जिला, और जो शाहबाद भोजपुर का इलाका है, उस इलाके में जिस तरह के लोकसभा चुनाव, अब सब आदमी जानता है, उस फिगर को दोहराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फिगर सब आदमी को ध्यान में रहना चाहिए कि जो 9 सीटें महागठबंधन को मिली हैं, उसमें 7 सीटें वहीं मिली है, और बाकी 2 सीटें सीमांचल में मिली हैं, कटिहार और किशनगंज। बाकी 7 सीटें इसी इलाके में, मगध से लेकर के और भोजपुर तक। तो उस इलाके की पॉलिटिक्स को आप हैंडल अगर साधना है, तो उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपको बहुत सद्भाव के साथ बात करनी है।
बिल्कुल। देखिए वो सद्भाव की बात किस लेवल पर करेंगे, जैसे हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी, आप भी जानते हैं कि जो सरकार में होता है उसके पास बहुत सारी चीजें ऑफर करने को होती है, जी। जो अपोजिशन में है वो कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता, आप सिर्फ वादा कर सकते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार के पास देने के लिए था, तब तो अंगद कुशवाहा को भी एक बड़ा पद मिल गया, उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी सहयोगी को, और माधव आनंद को भी एक पद मिल गया, तो वो सरकार बहुत सारी चीजें दे सकती है। बिल्कुल। अगर अगर अभी जो चर्चा हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी और जीतन राम मांझी के साथ भी, ज्ञानेश्वर जी, जब सीटों की बात होगी तो कुछ और चीजें ऑफर में रखी जाएंगी, खासतौर से उपेंद्र जी के साथ जब बात होगी तब, जिसमें उनके राज्यसभा सीट की कंटिन्यूटी है। अगले साल अप्रैल में जब चुनाव होंगे तो राज्यसभा सीट की कंटिन्यूटी, 6 साल के लिए फुल टर्म राज्यसभा, केंद्र सरकार में मंत्री, और जी। एक सम्मानजनक सीटें बिहार में। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बात कई लोगों से आपने भी सुनी होगी कि कहा जा रहा है कि 5-6 सीट देते हैं, 5-6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानेंगे, और किसी तरह से आपने उनको मना लिया। अगर प्रधानमंत्री स्वयं बात करें तो कैसे डिफाई करेंगे, हम आपको ये दे रहे हैं या आगे दे देंगे, तो तब भी ये घातक हो जाएगा एनडीए के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नेता के मान जाने से उस जाति की भावनाएं संतुष्ट हो जाएंगी, ये कोई नहीं कर सकता है कि कुशवाहा संतुष्ट हो जाएंगे। अब भाई आपने मना लिया उपेंद्र कुशवाहा को दबाव डाल करके, अपना कोई हवाला दे करके, और तो उसे कुशवाहा नहीं संतुष्ट होंगे। आप सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार घोषित नहीं कर रहे हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें उनकी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, तब तो कुशवाहा फ्री हो जाएगा ना, वो तो फिर किसी को वोट करेगा, वो जो उसकी पार्टी का जाति का कैंडिडेट होगा उसको वोट करेगा। आप अपने खूंटे से नहीं बांध सकते हैं उनको। इधर आप देखिए कि अभय कुशवाहा को आरजेडी ने लोकसभा में नेता बना रखा है। बिल्कुल। तो ये इस बात को इसलिए अगर ये कोई सोच रहा है कि हम उपेंद्र कुशवाहा को मना लेंगे, तो मना लेने से काम नहीं चलेगा, मैसेज करना होगा, कुशवाहा कम्युनिटी के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि आपको सम्मान मिला है। नहीं आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में ही देखिए, ये आरोप तो अब तक लग रहा है ना कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार नहीं दिया, ये आरोप अब भी लग रहा है ना। और अब तो देखिए इसकी खोजबीन भी शुरू हो गई है कि आखिर कौन लोग हैं, कौन शक्तियां हैं जो बीजेपी में पहले दिलीप जायसवाल को पंक्चर करी, फिर सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया, जीवेश मिश्रा को निशाने पर लिया गया, मंगल पांडे को निशाने पर लिया गया। इसके पीछे कौन शक्तियां हैं, इस पर भी खोजबीन शुरू हो गई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि कोई ना कोई है जो टांग फंसा रहा है। एकदम ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़े कोई कौन आदमी लिया करके, किसका इंटरेस्ट है इसमें, जब तक किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कागज पहुंचते हैं, किसी को एक्सेस नहीं होगा, कोई पावरफुल आदमी नहीं होगा, किसी का एक्सेस नहीं होगा, तो कहां से सब कागज निकलेंगे, कहां से ऐसी तमाम चीजें होंगी। तो ये कहीं ना कहीं से अंदर खाने भीतर घात हो रहा है। वो जो भीतर घात की बात है जो उपेंद्र कुशवाहा बार बार कहते हैं, अभी भी हम सुन रहे थे एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि भाई उनके साथ उस समय 24 के लोकसभा चुनाव में उनके साथ धोखा हुआ, विश्वासघात मतलब भीतर घात हुआ उनके साथ, वो अब नहीं होगा, ये वो बार बार करें कि अब वो नहीं होगा। बहुत बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कितने लोगों को पता है कि भाई मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल वही। तो मंगल पांडे के पिताजी का नाम, दिलीप जायसवाल का बैंक अकाउंट नंबर, फिर मंगल पांडे के पिताजी का बैंक अकाउंट नंबर, फिर मंगल पांडे की पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर, और फिर आगे जहां फ्लैट खरीदा गया वहां का बैंक अकाउंट नंबर, फिर जो रजिस्ट्री हुई उसके कागजात में गवाही की मौजूदगी, तो कोई ना कोई है ना, कोई ना कोई है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल कोई ना कोई पावरफुल आदमी है जिसका एक्सेस है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स तक। आम आदमी का एक्सेस नहीं हो सकता है ना, ये तो आरटीआई से निकाले हुए डॉक्यूमेंट नहीं है ना, और आरटीआई से ये डॉक्यूमेंट मिल भी नहीं सकते हैं किसी व्यक्ति के, निजी आदमी के किसी निजी खाते का। मंगल पांडे मंत्री हैं, लेकिन मंगल पांडे के पिता और उनकी माता तो प्राइवेट पर्सन है, उनका अकाउंट का डिटेल तो आप आरटीआई से नहीं ले सकते हैं ना। तो ये कोई व्यक्ति जिसको बैंकिंग के का जो डाटा है वहां तक एक्सेस है, रजिस्ट्री ऑफिस के डाटा का एक्सेस है, वो दे रहा है, वो कागज निकाल रहा है, तो ये तो भीतरघात कहीं ना कहीं से हो रहा है। जो पावर में बैठे हैं वही लोग करते हैं, आरजेडी के लोग तो नहीं कर रहे हैं। आरजेडी को अगर ये डॉक्यूमेंट मिल जाते तो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भेद खोलते। तो ये कहीं समस्या यही है अजीत जी कि देखिए आरजेडी में अब कोई आदमी ऐसा नहीं है जो रिसर्च करता हो, जो कागजातों की पड़ताल करता हो, कागजातों की गहराई में जाता हो, पीआईएल करता हो। वह कमी है बिहार में, जो विपक्ष की इस कमी को पूरा तो सिर्फ प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। खैर हम लोग भटक गए हैं, हम लोग सीटों की बात कर रहे थे, सीटों पर मुकेश सहनी तो नहीं, इसमें एक बात हमको, एक जो आपने कहा ना प्रशांत किशोर का, इससे उनकी राजनीति भी सध रही है भाई। एक तो वो अब उनकी छवि और उजली सफेद कर रहे हैं अपनी की बाकी सब बेईमान है, और दूसरा जो उन पर एक इल्जाम लगता था ना कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो अब तो कोई नहीं कहेगा ना कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के इतने नेताओं को धराशायी कर दिया उन्होंने, बीजेपी के इतने विकेट गिरा दिए उन्होंने कि अब तो कोई नहीं कहेगा कि ये बीजेपी की बी टीम है।
तो अब बिल्कुल। ये खतरा, सबसे बड़ा खतरा, आपने तेजस्वी की बात कही इसलिए ये बात हमको ध्यान में आ गई कि कहनी चाहिए है, तेजस्वी के सामने हो गई। तेजस्वी तो अभी बड़े कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे कि हमारा वोट नहीं टूटेगा, मुसलमान यादव नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी टीम है बीजेपी की। तो प्रशांत बिल्कुल। किशोर तो बीजेपी को डिमोलिश कर रहे हैं, तो अब मुसलमान को क्या दिक्कत हो सकती है प्रशांत किशोर से? तो ये प्रशांत किशोर की राजनीति को भी ये चीजें सूट कर रही हैं। खैर, तो एक तो कुशवाहा की राजनीति जो है वो साधना जरूरी है, और उपेंद्र कुशवाहा को मना करके या कोई पर्दे के पीछे से डील करके आप कुशवाहा कम्युनिटी को मैसेज नहीं दे सकते। मैसेज तब होगा जब आप सम्मानजनक सीटें देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, उनको सीट बिल्कुल। मिलेगी तो बिना कहे कम्युनिटी को मैसेज चला जाएगा कि भाई ये पार्टी हमारे हमारे नेता का, हमारे समाज का ध्यान रख रही है। तो ये सबसे जरूरी, एक तो ये करना जरूरी है। कुशवाहा को ही नहीं, अजीत जी, हमें लगता है कि सम्राट चौधरी को भी इतनी छूट देनी बिल्कुल। पड़ेगी कि वह महत्व देना। बिहार विधानसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे में बीजेपी के कोटे से समुचित संख्या में कुशवाहा को प्रतिनिधित्व दिला सके। ऐसा न हो कि कुशवाहा जाति की राजनीति सिर्फ जेडीयू कर ले तो फिर सम्राट चौधरी फिर यहाँ फंस जाएंगे। हाँ, फिर हो जाएगा, फंस जाएंगे। और फिर जो सम्राट चौधरी के असर का इलाका है ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने बात किया था लोकसभा चुनाव के समय कि कैसे खगड़िया जीता है सम्राट चौधरी ने। बिल्कुल। भाई एलजेपी सीट खगड़िया थोड़े, खगड़िया जीत नहीं सकती थी। संजय कुमार कुशवाहा समाज के थे, और कुशवाहा समाज के लोग एक पैर पर खड़े थे, सीपीआई-एमएल को चली जाती सीट वो तो सम्राट चौधरी की मेहनत थी, रातों रात भर कई दिन लग के उन्होंने वो इंश्योर किया। तो ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है या पूरब का इलाका है, जो पूर्वी हम लोग, नवादा में नवादा में कैसे मैंने, नवादा में किया उन्होंने, सम्राट चौधरी ने काटा। नवादा और जमुई दोनों जगह, नवादा जमुई खगड़िया, ये सब चीजें उन्होंने, सब स्टेट, तो ये मध्य से लेकर के और पूरब तक, इसमें उनका असर है अपना, असर पूरे बिहार में है उनका। लेकिन उनको भी आपको एक उनका भी कद बड़ा करना होगा, ताकि उनसे भी एक मैसेज कन्वे हो कुशवाहा कम्युनिटी को, और उपेंद्र कुशवाहा से भी। और जीतन राम मांझी आज की तारीख में ज्ञानेश्वर जी, बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिक्स है वो दलित पॉलिटिक्स है, दलित फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 20% वोट की राजनीति है। और देखिए, जेडीयू को अशोक राम को ले आना पड़ा राजेश राम की काट में। आपको राजेश राम की काट के लिए आप, हम लोग कितनी बार बात करते रहे हैं, लगता है उन लोगों ने ध्यान दिया होगा कि भाई रविदास जो राम वोट है वो जा रहा है, आपके साथ नहीं आ रहा है वो, तो उसके लिए आप अशोक राम को लेके आए, आपको भी ले आना पड़ा। अशोक चौधरी हैं आपके पास, जीतन राम मांझी हैं आपके पास, चिराग पासवान है, तब भी आपको अशोक राम की जरूरत है। तो उस 20% वोट की पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उनको भी एडजस्ट करना है, उनका भी सम्मान आपने बढ़ाया हुआ, बड़ा मंत्रालय दिल्ली में मिला हुआ है उनको। तो इन दोनों को एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स देनी होंगी, ताकि इनकी कम्युनिटी में मैसेज जाए कि नेता का सम्मान हुआ है। तो इसके लिए चिराग पासवान की सीटें कम होंगी। चिराग पासवान को किसी स्थिति में ज्ञानेश्वर जी 30 सीट नहीं मिल सकती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों को में के 20 के करीब सीटें होनी चाहिए हैं। 18 से 20 सीटें तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। इन दोनों को मिला करके तो उसके बाद तो 18 से 20 ही सीटें बचती हैं। मान लीजिए इन दोनों को मिला के 18 सीट मिलती हैं, तो 20 सीट बचेगी चिराग पासवान के लिए। अगर इनको आप 16 सीट देते हैं तो चिराग पासवान की 22 होंगी। तो इसी के बीच में सीटें घूमनी है, इससे ज्यादा नहीं होना है। ये नहीं हो सकता है कि 25 या 25 से ऊपर जाना चिराग पासवान के लिए वो संभव नहीं दिख रहा है। मौजूदा डिस्पेंसर अभी जितनी 5 पार्टियां हैं, इन्हीं 5 में अगर मुकेश सहनी भी आते हैं तब तो सीटें और भी कम हो जाएंगी। मुकेश सहनी आ जाएंगे। मुकेश सहनी को आप क्या समझते हैं? अगर उनकी कम्युनिटी का वोट लेना है, मल्लाह का वोट लेना है पूरे प्रदेश में, तो उनको भी आप पहले की तरह 7-8, पिछली बार ही उनको 11 सीट दिए थे आप, बिल्कुल, तो उससे कम तो नहीं दे सकते हैं। तो 11-12 सीटें देने का मतलब है 16 से 18 तक की बात चल रही है। दिल्ली में 16 से 18 तक की बातें हैं, चल रही है। दिल्ली भी, और साथ में कुछ अध्यादेश भी, जिससे मल्लाह समाज को संतुष्ट कर सके। बिल्कुल, वो भी एक बात हो रही है कि कम से कम एक कमेटी बना दी जाए, जो कमेटी को एक जिम्मा दे दिया जाए कि भाई निषाद समाज को एससी आरक्षण में शामिल करने पर ये कमेटी विचार करेगी। बिल्कुल, तो कमेटी बने कोई, उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात, जो उपेंद्र कुशवाहा वाली बात हम कह रहे थे कि उनको केंद्र में मंत्री पद दे के आप संतुष्ट कर लेंगे, कम्युनिटी में मैसेज कैसे जाएगा? कम्युनिटी में मैसेज जाना चाहिए है कि ज्यादा से ज्यादा आपने टिकट दी उनको, उनको मजबूत किया आपने, तो उनको टिकट। फिर एक फॉर्मूला हम लोग, आपको ध्यान होगा 4-6 महीना पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 95 सीटें दोनों लड़ेंगे, कि 95 सीट जेडीयू, 95 बीजेपी। तो उस फॉर्मूले को वहां तक आना होगा। फिर तो वहां पर जब 95 आ जाएंगे, तब तो बड़ी जीत सुनिश्चित हो जाएगी कि अगर 95 पर आ गए और मुकेश सहनी भी आ गए, तब बड़ी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस समय फिर जो 10 सीटें इधर से निकलेंगी, 205 में से आप 10 कम कर दीजिए, तो 10 सीट पर मुकेश सहनी मानेंगे क्या? वो 10 सीट पर नहीं मानेंगे। आप पिछली बार जब 11 थे तो 10 सीट पर नहीं मानेंगे वो। तो फिर
फिर इधर से 38 में से 2-1 सीटें तो कम करनी होंगी ना। हम्म। तो ये एक पेच बहुत भारी है जेडीयू के भीतर, मतलब एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का। और यही कारण है ज्ञानेश्वर जी, अब तक हमने अपने यहाँ दिल्ली में इस बात की कई दिनों से चर्चा चल रही है कि बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही है सीट बंटवारे को लेकर के। ये पहले कहा गया था कि पार्लियामेंट का सेशन होगा, उस सेशन के बीच सारे लोग दिल्ली में होंगे तो सीट बंटवारे की बात हो जाएगी। तो सब रोक करके रखा हुआ है। और आप देखिए, अगर अब जैसे कल जीतन राम मांझी नहीं गए पुनौराधाम के कार्यक्रम में, तो सम्राट चौधरी उनके घर चले गए। इसके पहले जब जैसे चिराग पासवान ने एक बयान दिया था तो विनोद तावड़े उनके घर गए थे। तो मनाने की कोशिश सबको हो रही है, सबको साथ रखने की कोशिश। नाम भूल गए थे तो अगली बार नाम लेना पड़ा। अगली बार नाम लिया, अपना मित्र बताया उनको, सब चीजें की। तो ये मतलब आगे बढ़ा नहीं रही है बीजेपी बातचीत, सबको रोक के रखी हुई है। और बातचीत बीजेपी को ही आगे बढ़ानी है, ये बात हम सब लोगों को पता है कि बीजेपी आगे बढ़ाएगी तो बात होगी। लेकिन अभी पार्लियामेंट में जो हमारी बात हुई 2-4 लोगों से अभी के सेशन के बीच में, तो सबने वही बात दोहराई जो संजय झा ने दोहराई थी हम लोगों के, हमारे आपसे बातचीत करते हुए जो अपने कॉन्क्लेव में लाइव सिटीज की। उन्होंने कहा कि एक दिन आप सो करके उठेंगे और देखेंगे कि सीटों का बंटवारा हो गया, सभी पार्टियों को जितनी सीटें मिलनी थी मिल गई, और कौन कौन सी सीट किसको मिलनी है ये भी मिल गई। उन्होंने लोकसभा चुनाव की मिसाल दी कि ऐसी लोकसभा चुनाव के समय सब लोग कह रहे थे कि कैसे सीट बटेंगे, तो कैसे फटाफट सब बट गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इससे एक संभावना ये भी है, जो लोग कह रहे हैं कि सारी चीजें तय हो गई हैं अंदर खाने, सीटों के सर्वे के आधार पर, चूंकि दूसरी कोई फीडबैक नहीं लेते अमित शाह, दूसरा कोई फीडबैक नहीं लेते हैं। अमित शाह के पास सर्वे की रिपोर्ट है और उस आधार पर उन्होंने सीटें तय कर रखी हैं, कौन सी जेडीयू, कौन सी बीजेपी, कौन सी किसको, और ये सारी चीजें तय है। बस एक दिन बिठा करके सहमति की मुहर लगानी है और जारी कर देनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यह तो सीटों की बात हो गई, और सीटों की मसले जो हैं महागठबंधन में भी पेच फंसाई हुआ है। देखिए, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की लगातार बैठ के चली रही हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि फ्री बीज नीतीश कुमार बांट रहे हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं नहीं, रुको रुको, इससे अधिक हम देंगे, हमारे साथ रहो। और तेजस्वी यादव ने वह छवि तो बनाई है, देखिए चाहे जितना कह ले नीतीश कुमार, कि जब तक तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार में शामिल नहीं हुए, नौकरियों की रफ्तार नहीं बढ़ी। यह क्रेडिट तो उनको जाता है? और जब फ्री बीज मिलना शुरू ही हो गया है, तो फिर यह कहां थमेगा। खबर आ रही है कि 2100 रुपए की योजना का ऐलान भी कभी भी हो सकता है, किसी दिन सुबह 8 बजे ऐलान कर देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे यह भी खबर है कि अपने ही लोगों से बहुत परेशान है, जितने उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं सभी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कोई करगहर चाह रहा है, कोई तारापुर चाह रहा है, कोई बरहरा चाह रहा है, तो सबके सब चाह रहे हैं कि हम चुनाव ही लड़ लें, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई आगे का भविष्य क्या है। तो कितने आईएएस हैं जो चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन हम लोग वह उस महत्वपूर्ण बात पर आए कि देखिए, आप सीटों का बंटवारा भी कर लें, फ्री बीज भी कर लें, लेकिन जब भ्रष्टाचार की आंच तेज होती है ना, तो फिर बिहार जो है वह जवाब देता है। इससे बचना बड़ी चुनौती, और जो काम अब तक सरजू राय के बाद, सुशील मोदी के बाद, या ललन सिंह के दिल्ली जाने के बाद बिहार में नहीं हो रहा था, वह काम प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया है। और इसकी आंच में कौन कौन आगे झुलसेगा किसी को नहीं पता है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसका बहुत बड़ा मैसेज बिहार की जनता के बीच में जा रहा है। आज हमको 2 ऐसे लोगों ने फोन किया जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और दोनों इस बात से इतने खुश हैं कि प्रशांत किशोर ने सबको एक्सपोज कर दिया, सबको बता दिया, सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं और सब बिहार को लूट रहे हैं। उनकी चिंता ये थी कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, इतना कम रिसोर्सेज हैं, उसी में लोग लूट कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है। और हम लोगों को पता है, हम लोग चारा घोटाले का नतीजा देख चुके हैं। हम लोग बिहार के ही बिहार में चुनावों की बात करें तो आप 89 का 89 का चुनाव देखिए, बोफोर्स पर जब जो किस तरह की आंधी आई और उस बोफोर्स के ऊपर सब उड़ गया। कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतना सब 48 सीटें 54 में जीती थी बिहार में, और सब बहुत सारी सीटें हार गए वो लोग। तो करप्शन के इश्यूज पर लोग ज्यादा आंदोलित होते हैं। जैसे दिल्ली में भी हमने देखा, अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था 2011 में, तो ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बिहार के नौजवान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जेएनयू में पढ़ रहे थे, जो एक आकांक्षी वर्ग है, आदर्शवादी, जो आदर्शों का पालन करने वाला एक वर्ग है, जो हम बार बार कहते हैं, वो उस आंदोलन में शामिल था। तो प्रशांत किशोर उसको जगा रहे हैं। अभी तक तो वो एक अपना पॉजिटिव एजेंडा है, उनके दोनों एजेंडे भी साथ साथ चल रहे हैं। एक तो पॉजिटिव एजेंडा है कि हमारी सरकार आई तो मतलब विद इन वीक्स ये 5 काम हम कर देंगे। तो वो 5 काम लोगों को बहुत अपील कर रहे हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी, पलायन रोकने के लिए कमेटी काम शुरू कर देगी। तो ये तमाम चीजें जो एक अपील कर रही है। और दूसरा,
जो रेवेन्यू की भी बात होती है कि रेवेन्यू कहां से आएगा, तो प्रशांत किशोर अब उस लाइन पर जा रहे हैं कि हम करप्शन अगर मान लीजिए रुक जाए बिहार में, भ्रष्टाचार रुक जाए, तो उसी के पैसे से काफी चीजें हो जाएंगी, उसी से काफी काम बिल्कुल हो जाएंगे, बिहार के लोगों बिल्कुल का भला हो जाएगा। तो उस तरफ ही लोग सोच रहे हैं। और दूसरा, बीजेपी को लेकर के एक धारणा थी कि बीजेपी ठीक पार्टी है, बीजेपी के नेता उस तरह से, आरजेडी के बारे में तो पहले से एक धारणा बनी हुई थी कि ये इनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, इनके ऊपर गुंडागर्दी के चार्जेज हैं, ये सब चार्जेज पहले से थे। बीजेपी इनसे बची हुई थी, चाल चेहरा चरित्र। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी तो आरजेडी से भी ज्यादा खराब है। तो इससे उनकी अपना अपना राजनीतिक फायदा हो रहा है, जो हम पहले कहे। लेकिन आम जनता की आंखें भी खुल रही हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा, और प्रशांत किशोर सीधे आरोप नहीं लगा रहे, हम कल भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की तरह आरोप लगा के नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं पढ़ रहे हैं, वो सारे दस्तावेज पेश कर रहे हैं, और वो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है, कोई भी आदमी देख करके तय कर सकता है कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। भाई, अगर आप झूठा आरोप है तो आप कोई मानहानि का केस करें उनके ऊपर, उनको कोर्ट में ले जाए, उनके ऊपर इंजंक्शन लगवाए, कोर्ट से जाके ऑर्डर करवाए कि ये हमारे बारे में नहीं कह सकते इस तरह की बातें प्रशांत किशोर, तो वो तो कोई नहीं कह रहा है। तो इससे तो अपने आप आरोप प्रमाणित हो रहे हैं उनके। तो ये बीजेपी के लिए आज की तारीख में, ज्ञानेश्वर जी, सबसे बड़ा हेडेक ये है कि एक तो कैसे रोकें ये जो करप्शन के चार्जेज आ रहे हैं, एक एक करके लोगों के बारे में खुलने लगे बीजेपी जेडीयू के बारे में। और दूसरा, अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से, आंतरिक झगड़े की वजह से ये डॉक्यूमेंट्स निकल के जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोकें, क्योंकि आंतरिक झगड़ा तो फिर ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर तो चुनाव में उसका और बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल अभी तो ये स्थिति है ना। अभी क्या स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, अभी सब आदमी मान के चल रहा है, हम लोग भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है कि पहले दिन नहीं बने, लेकिन महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद बनेगा। तो बीजेपी के अंदर अभी तलवारें खींच गई हैं, हर व्यक्ति दूसरे की गर्दन उड़ा देने पर लगा हुआ है कि पहले ही निपटा दो इसको, ताकि मुख्यमंत्री की दावेदारी कम होती जाए। तो पहले, अभी चुनाव के पहले ही सब मान के चल रहे हैं कि सत्ता आ रही है, मुख्यमंत्री बनना है, तो दावेदारों को निपटाते जाओ। अब ये निपटाने के चक्कर में चुनाव में भी एक दूसरे को निपटाएंगे कि इनका कैंडिडेट है वो, इनका कैंडिडेट है फला, इनका कैंडिडेट है फला, उसको हरवाओ। ये अक्सर हम लोगों ने देखा, ये होते देखा है हम लोगों ने। तो इसका बड़ा खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना होगा। अभी किसी तरह से ये रोक लगे, प्रशांत किशोर किसी तरह से चुप हो, वो चुप होने वाले हैं नहीं। तो और दूसरा, किसी तरह से अंदरूनी झगड़ा बीजेपी का रुके, ताकि चुनाव की संभावना बेहतर हो, नहीं तो चुनाव की संभावना खराब हो जाए। तो चलिए देखिए, चुनाव की संभावना और चुनाव की चुनौतियां एनडीए में भी बहुत ही अधिक है, बहुत ही मुश्किलें हैं रास्ते में। और मुकेश सहनी का इसलिए इंतजार किया जा रहा है, वैसे मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी अजगर की पार्टी है, हम कहां जाने वाले हैं। लेकिन मुकेश सहनी भी अच्छे बार्गेनर हैं, उनको पता है कि क्या बार्गेन कहां करना है, किस वक्त करना है। तो कौन फायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, प्रशांत किशोर किसकी फाइल लेकर आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, यह भी देखने की बात होगी। तो चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।